हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्लेलिस्ट में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में, जो है पहला है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लास्ट है हमारा तीसरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। अगर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन के क्रम के रूप में लिखा जाता है। जो भी इसमें प्रोग्राम होगा वो इंस्ट्रक्शन के क्रम के रूप में लिखा जाएगा। इसमें सभी इंस्ट्रक्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं तो जब इसका एग्जीक्यूशन होता है तो सारे इंस्ट्रक्शन को एक क्रम में एग्जीक्यूट किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो यह डिफाइन करती है कि क्या करना है और कैसे करना है। इस प्रकार की लैंग्वेज को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस एक क्रम में लिखे जाते हैं। अब ये हमारी लैंग्वेज कौन है? ये लैंग्वेज है हमारी सी लैंग्वेज। अगर एग्जांपल के तौर पे समझिए तो हमारी सी लैंग्वेज है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन एक क्रम में लिखे रहते हैं और इसमें इसका जो एग्जीक्यूशन होता है एक क्रम में ही होता है। तो इसे हम बोल देते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज हमारी? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसे समझाओ, तो आपको इस तरह से इसे समझा देना है कि कैसी लैंग्वेज होती है, कैसे इसमें कोड लिखा जाता है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है और ये लैंग्वेज का नाम क्या है, अगर एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो इसे समझ लेते हैं। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये क्या करती है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जो फंक्शन और लॉजिक के बजाय डेटा या ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी वो फंक्शन और लॉजिक पे वर्क करती थी, जबकि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इनके बजाय फंक्शन और लॉजिक के बजाय डेटा या ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उन भाषाओं को डिफाइन करती है जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जो हमारे ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज को डिफाइन करती हैं जो ऑब्जेक्ट का यूज करती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। आपके एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो चलिए उन्हें समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो अगर ये डिफरेंसेस की बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। तो हमारी जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं फंक्शंस। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलोज एज अ टॉप डाउन अप्रोच। जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसे फॉलो करती है? टॉप डाउन अप्रोचेस को फॉलो करती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये लैंग्वेज हमारी वर्क करती है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे फॉलो करती है? बॉटम अप अप्रोच को, मतलब ये नीचे से बॉटम टू अप की ओर चलती है, वर्क करती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसमें बात करें तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड के अंतर्गत देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है बल्कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर होता है। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत एक्सेस स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्पेसिफायर में। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होते हैं जो परसेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे %d हो गया, %f, %c etc। जबकि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं। ये किस में होते हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड etc। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हमारे पास क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जबकि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं। ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते कौन कौन से हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड लास्ट एक और होता है हमारा डिफ़ॉल्ट। ठीक है,
नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डेटा। तो इसके पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास कोई प्रॉपर वे नहीं है डेटा को हाइड करने का, सो इसलिए इट इज लेस सिक्योर, इसलिए क्या कम सिक्योर होती है। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंतर्गत हमें डेटा को हाइड प्रोवाइड करने का एक प्रॉपर वे होता है, इसलिए ये होती है मोर सिक्योर। तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इन दोनों के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। हमारे इसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंतर्गत ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये मेजर 5 पॉइंट है आपके इन दोनों में। अगर डिफरेंस की बात करें, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हें डिफाइन करो, इन्हें बताओ, तो आपको मेजर ये 5 पॉइंट डिफाइन कर देना है, तो आपको इन पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझ लेते हैं कि द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसका जो मेन एम होता है, ये क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना किसी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट करता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कार है, अब कार का कुछ कलर है, तो मल्टीपल कोई एक कार है, उसके मल्टीपल कलर हो सकते हैं, उसके मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, उसका कुछ अपना एक स्टेट है। ये जो स्टेट है, इस कार की अपनी कोई एक स्टेट है और कुछ ना कुछ इसका बिहेवियर है। तो ये क्या है, जो हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, रियल वर्ल्ड को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है कोडिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म etc। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक तरह से और समझे तो इसमें एक टॉपिक और आता है, एक कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें एक जनरेशन की प्रॉपर्टी दूसरे जनरेशन में एक्सेस की जा सकती है। मतलब इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक कोई पेरेंट क्लास होगी और चाइल्ड क्लास होंगी, तो इसमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में एक्सेस की जा सकती है। ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगर इसी को रियल वर्ल्ड में समझे तो हमारा, जैसे कि हमारे जो दादाजी की प्रॉपर्टी होगी हमारे पापा के पास आ जाएगी, और जो पापा की प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। मतलब एक तरह से हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर इसे कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, इसी चीज़ को रियल वर्ल्ड एंटिटी को कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, इनहेरिटेंस का। तो हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मल्टीपल क्लासेस यूज होंगी, और इन्हीं क्लासेस के अंतर्गत हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लासेस में एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू। वही इसका मेन एम है किसका, ऊप्स का। अब किन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, पहला है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एंड लास्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इन सब का अपना एक मीनिंग है, चलिए इन मीनिंग को समझ लेते हैं। अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या होता है, क्लास यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया एक डेटा टाइप होता है, और एक क्लास डेटा तथा फंक्शन का एक समूह होता है। मतलब क्लास के अंतर्गत मल्टीपल डाटा रहते हैं और फंक्शन मतलब मेथड बहुत सारे क्रिएट किए जाते हैं, तो इसलिए इसे बोल दिया जाता है क्लास क्या है, डेटा तथा फंक्शन का एक समूह है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एनी एंटिटी डेट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ऐसी कोई एंटिटी जिसके पास उसका कुछ स्टेट है और उसका बिहेवियर है, इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, तो वह ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसे स्टेट एंड बिहेवियर को अगर समझें तो जैसे कि हमारा मोबाइल है, इसका कुछ स्टेट होगा कि इसका कुछ अपना कलर है, मॉडल है। अब बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर है कॉलिंग सिस्टम, कि हम कॉल कर लेते हैं। अगर कॉलिंग की तरह हम यूज़ करना है तो कॉल कर लेंगे, तो कॉलिंग की तरह यूज़ होने लगेगा ये हमारा मोबाइल। अगर इसे कैमरे की तरह यूज़ करना है तो इसका कैमरा ऑन कर लेंगे तो कैमरे की तरह यूज़ होने लगेगा। म्यूजिक सिस्टम की तरह यूज़ करना है, अगर कुछ सॉन्ग हमें प्ले करना है तो सॉन्ग इसमें प्ले कर देंगे तो इसमें सॉन्ग बजने लगेगा, तो म्यूजिक की तरह यूज़ होने लगेगा, साउंड की तरह यूज़ होने लगेगा। इस तरह से इसका जो हमारा मोबाइल है, इसका कुछ अपना एक स्टेट है और इसका कुछ बिहेवियर है। तो ऐसा जो कोई एंटिटी है जिसका कुछ स्टेट भी है और उसका कुछ बिहेवियर है, तो हमारा को क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक etc। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक etc। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ये क्या फिजिकल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा, और लॉजिकल भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ये सारे मेजर चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अ डॉग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज स्टेट लाइक कलर, नेम, ब्रेड etc। अगर इसमें और एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हमारा डॉग है उसका कुछ एक स्टेट है। स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट क्या होगा, इसका कलर होगा, नेम होगा, ठीक है। और अगर इसके बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर क्या करता है, ये वैगिंग करता है और बार्किंग करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, बिहेवियर। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है ये एक एंटिटी होती है और ये ऐसी एंटिटी होती है जिसका कुछ अपना एक स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। जैसा कि हम इनहेरिटेंस में अभी पहले भी पढ़े थे कि इसमें एक जनरेशन की प्रॉपर्टी दूसरे जनरेशन में एक्सेस की जाती है, वही इसका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को एक्सेस करता है तो इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस, तो इसे इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, और ये इनहेरिटेंस क्या करता है कि हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कोड को रीयूजेबल बनाता है। मतलब एक बार हम कोड लिख लिए तो हमें दोबारा उसे कोड करने की कोई नीड नहीं है, अगर हम चाहें तो उसे दोबारा यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इनहेरिटेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इफ़ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, अगर किसी एक टास्क को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया जा सके तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का कहलाता है। तो इट इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, तो यह पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई ऐसा काम जिससे हम डिफरेंट तरीके से कर सकें तो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हम यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, किसके लिए, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। अब इसमें एक इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल, कैन वी टू स्पीक समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ कैट स्पीक्स म्यू, डॉग बार्क्स, वुल्फ etc। अब इसमें स्पीकिंग की अगर बात करें तो अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि जो हमारी कैट है, जो हमारी बिल्ली है, वो कुछ म्यू तरीके से बोलती है, म्यू, और डॉग का जो हमारी आवाज़ होती है वो बार्क करता है, कुछ भौंकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि ये क्या इंटरनल डिटेल को हाइड करता है और जो बाहरी डिटेल है उन्हें केवल शो ऑफ करता है। जैसे कि हम कार कोई चला रहे हैं तो कार हम अगर उसमें गियर लगाते हैं तो गियर हम केवल लगा देते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी, अंदर की फंक्शनलिटी हमें पता नहीं है कि कैसे वर्क कर रहा है ना। तो बाहरी चीज़ें हमें पता रहती है लेकिन अंदर की चीज़ें नहीं है। अभी जो अंदर की चीज़ें जो हाइडिंग होती है, अगर कोडिंग की बात करें, रियल वर्ल्ड एंटिटी तो हमारी कार हो गई। अगर इससे कोडिंग के थ्रू हमें सोचे तो कोडिंग में ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, जो डेटा की हाइडिंग प्रोवाइड कराता है। हाइडिंग को अगर ऐसे भी समझें कि जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग पार्ट में कोई मैनेजर होता है, कोई एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे कुछ डिवाइड होते हैं। तो अगर मैनेजर कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें वर्क कर रहे हैं, तो कुछ मान लो ट्रांजैक्शन की कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो जो मैनेजर वो चाहता है कि एम्प्लॉयज़ को शो ना हो, अगर उसी सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं और मैनेजर भी वर्क कर रहा है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि वो चाहे कि इसका जो पासवर्ड है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें शो ना हो, केवल जो मैनेजर उसे ही शो हो। तो वहाँ पे डेटा हाइडिंग का ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि यहाँ पे ये पासवर्ड केवल उन्हीं लोगों को शो हो जिन्हें वो शो कराना चाहते हैं, अदरवाइज किसी और को शो ना हो। तो जो शो और हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू होता है, एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। अगर इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, एग्जाम्पल है फ़ोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। अब जैसे हमारा फ़ोन कॉल हम कॉल करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू कहीं दूसरे अदर पर्सन के पास, तो यहाँ पे कॉलिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन इस जो इंटरनल फंक्शनलिटी है इसे ये हम नहीं जानते कि कैसे वर्क कर रही है, ये जो इसकी फंक्शनलिटी है। ठीक है, ये जो इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कॉल कर लेते हैं, हमें रिप्लाई में कुछ ना कुछ मिल जाता है। कॉल मतलब बात एक दूसरे से कॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इन जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का, किस लिए, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए। तो ये मेजर तीन पॉइंट थे इसमें एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत, जिन्हें आपको समझ लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि ये डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करता है। मान लो कि कोई क्लास बनाए, उसमें कुछ डेटा होगा और उसका कुछ मेथड होगा, तो इन सबको एक साथ बाइंड करके रखेगा एक ही बॉडी के अंतर्गत। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये है हमारा इनकैप्सुलेशन। तो इस तरह से जितने भी इस यूनिट के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर लिया है। अगर आपसे एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आराम से डिफाइन कर देना है और एक अच्छा नंबर स्कोर करना है। ऐसे ही हम सारे यूनिट को जावा के अंतर्गत कवर करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।